जबकि टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस सारे एक कुनबे में आकर के सांप और नेवले के साथ एक साथ, और हम अकेले लड़ रहे हैं कि कलकत्ता पुराना शहर है, कटोरी के तरह है। ये मैं जब जनता के पास अपनी मार्कशीट में नंबर देने के लिए, जो आगामी 19 तारीख को निर्वाचन होने जा रहा है, कि आपको मेरी कॉपी जचाई करके नंबर देना है। नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अभी चुनाव का बिगुल बजते ही, घोषणा होते ही सभी उम्मीदवार, जिस पार्टी के उम्मीदवारों ने चुना गया है, सभी उम्मीदवार अपने अपने इलाके में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए, जनता से मिलते हुए, काम करते हुए दिन सुबह से शाम तक बिजी हैं। ऐसे में मैं कोलकाता के 23 नंबर वार्ड में आया हूं, जो लगभग 2 टर्म से यहाँ के ऑलरेडी रह चुके हैं काउंसिलर विजय ओझा जी। उनसे बात करने आया हूं कि तीसरी बार उनको हैट्रिक लगाने का जो मौका मिला है, तो क्या करेंगे और कैसे हैट्रिक लगेगा इस बार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, इस बार हैट्रिक लगेगी? निश्चित तौर पर लगेगी, काम किए हैं इसलिए लगेगी। और सर, ये आपका जो क्या क्या समस्या रहा है 2 साल में जो दूर किए हैं, और तीसरी बार अगर चुन के आते हैं तो क्या दूर करना चाहेंगे? देखिए, कोलकाता कॉरपोरेशन एक सेवा का प्रकल्प होता है। कोई भी नगर निगम, कोलकाता ही क्यों, सेवा का और सर्विस का क्षेत्र है। तो इसके अंदर कभी भी पूर्णांग नहीं हो सकता है, सर्वांगीण होगा। और वही मैंने किया है, जनता के बीच रहकर, जनता के साथ रहकर और जनता के दुख सुख में खड़े रह करके। तो उसके चलते आज मैं जब जनता के पास अपनी मार्कशीट में नंबर देने के लिए, जो आगामी 19 तारीख को निर्वाचन होने जा रहा है, कि आपको मेरी कॉपी जचाई करके नंबर देना है, तो वो बोलते हैं कि भाई रोज़ जब मिलते हो, रोज़ ये करते हो, हमारे बुलाने से आते हो, तो ये आने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं अपने रीति नीति के आधार पर, निर्वाचन का समय है तो मैं हर घर में जा रहा हूँ। ऐसे लोगों का कहना है कि विजय ओझा जी कभी एज ए काउंसलर कभी मिलते नहीं हैं, लोगों से हमेशा दोस्ती या भाई की तरह मिलते हैं, और बहुत ही आपका लोगों में लोकप्रिय फेस भी है कि विजय जी हमेशा हंसमुख होकर बात करते, कोई भी समस्या लेके जाओ तो हमेशा वो हमें तत्पर रहते हैं। लेकिन सर, यहाँ पर बरसात के दिन में थोड़ा पानी का बड़ा जमाव हो जाता है, इसके लिए मैंने क्या रीज़न है और क्यों इसका समस्या दूर नहीं हो पा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आपने मेयर या जब से कलकत्ता बना है तब से एक गाना चलता रहता है कि कलकत्ता पुराना शहर है, कटोरी के तरह है, ये है। 2010 की अगर बात करें, जब मैं प्रथम बार पार्षद बन के आया था, तो उस समय में हमारे क्षेत्र के बहुत से मकानों में बिना बारिश के भी पानी जमा रहता था। मैं 23 नंबर वार्ड को उस जगह से आज यहाँ पर लाया हूँ कि 1-2 पॉकेट है। जैसे हमारे यहाँ शिव ठाकुर गली के अंदर, ये 26 नंबर शिव ठाकुर गली का मुहाना है, वहाँ पर पानी निकलने में 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है, जो सच्चाई है। और एक जगह है जो हमारे हरिराम गोयनका स्ट्रीट के अंदर में है, वहाँ पर शिवतला स्ट्रीट के पास। तो इन 2 जगहों के अलावा आप देखेंगे रविंद्र सारणी में इतना पानी भरता था। जब मैं पार्षद बना था तो जब ट्राम लाइन बनी थी उसके बाद कभी खोला नहीं गया था ड्रेन। मैं पार्षद बन के, मेरे पास अभी भी वो वीडियो है, वो सारे फोटो है, 72 काली ईंटें निकाले थे। के बाद यहाँ के निकासी का, आज रविंद्र सारणी में पानी तो भरता है, और जो आउटलेट है वो हमारा सारा गंगा पर निर्भर करता है। गंगा में ज्वार रहने से बारिश के समय ये नहीं होता, पानी आउटलेट बंद रहता है। और जब भाटा रहता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी जितना भरेगा और हाथों हाथ निकलेगा। तो इसलिए ऐसी समस्या नहीं है जैसे और सब जगह पर देखते हैं 10-15 दिन जो है पानी। अभी कलकत्ते के अंदर में भी देखा गया 15 दिन पानी थे, लोगों को असुविधा हो रही थी। ऐसी स्थिति में आज हमारा 23 नंबर वार्ड नहीं है। हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं जहाँ से पकड़े थे और आज जहाँ पर है, इसीलिए लोग कहते हैं कि फिर से इस बार विजय हो जाए। चलिए, गली गली में घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ आपके बॉक्स में गाना बज रहा है अब की बार फिर से ओझा जी। और ये प्रश्न आपसे भी रहा सर कि जैसे कि कोलकाता एक पुराना शहर है,
और यहाँ बिल्डिंगें बहुत पुरानी हो चुकी है। करीब 2-3 महीना कोलकाता ये आपका बड़ा बाज़ार में बड़तल्ला की या अगल बगल 2-3 बिल्डिंगें गिरी थी, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ था, एक बच्चे स्कूटर से दब के मर भी गया था। तो उसके सर जर्जर अवस्था में जो बिल्डिंगें या मकानें हो गए उसके लिए क्या कर रहे हैं सर? देखिए, ये पार्षद का सिर्फ इशू नहीं है, ये पॉलिसी का इशू है। हमने बार बार हाउस में भी बहुत बार ध्यान आकर्षण कराया था, और अभी भी हमारे क्षेत्र की जितनी जर्जर बिल्डिंगें हैं उनको बार बार मैंने चिट्ठी देकर कहा कि इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। ये पॉलिसी की बात है, क्योंकि कलकत्ता पुराना शहर है, तो निश्चित तौर पर यहाँ 100 से 150 से साल पुरानी इमारतें हैं। और एक पेंच और है, जो मकान मालिक, प्रमोटर और रेसिडेंट, इन सब के बीच में भी ये पेच फंसा हुआ है। लेकिन इसकी सही नीति नहीं होने के कारण ये अधर में लटका रहता है, नुकसान होता है, दुर्घटना होती है, घटना होती है, उसके बाद अमला जो है त्वरित लग जाता है। मैंने बार बार कहा, एक बार कलकत्ता कॉरपोरेशन में ये मैटर भी आया था कि तीसरा पक्ष बनाएगा। उस समय भी मैंने कहा था कि तीसरा पक्ष को कैसा लाभ होगा, क्यों लाभ होगा, या वो क्लियर करे, लेकिन वो क्लियर नहीं कर सके। और वो तीसरा पक्ष योजनाएं देखिए बहुत बनती है, अमल में नहीं आ रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, विशेषकर हमारे उत्तर कलकत्ता क्षेत्र, जो पुराना शहर जिसको बोला जाता है, वहाँ पर। सर, जैसा कि टीएमसी विधानसभा में बहुत भारी बहुमत जीत के आई है और माना जा रहा था कि ये जो सीट है मीना पुरोहित जीत ही जाएंगे, परंतु रिजल्ट जो है नेगेटिव में आया, यानी हार के रूप। इसका वजह क्या मानते हैं सर? देखिए, जोड़ासाकू में हो सकता नेगेटिव आया है ऑन दी होल, लेकिन हमारे ये जो 3 वार्ड हैं वहाँ तो पॉजिटिव से भी ज़्यादा अच्छा आया। और आप पिछला सारे रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, एक ही चाल में ये 3 वार्ड चले, वो कोई भी चुनाव हो, तो इस बार भी वही चलेगा। और सर ये है कि जैसे कि अब सत्ताधारी सरकार तो है टीएमसी का, तो कितना सपोर्ट मिल पाता है, जबकि ये तीनों वार्ड बीजेपी की है, तो क्या इसमें सपोर्ट मिल पाती है टीएमसी का सरकार की तरफ से? देखिए, जो एक पार्षद का, एक काउंसिलर का जो अधिकार क्षेत्र होता है, जैसे हमारा बोरो फंड है, बोरो इंटीग्रेटेड है, हाँ, हमको सरकार न रहने से या प्रतिपक्ष का और कोई एमएलए एमपी रहने से वो नहीं मिलता है, वो नहीं हुआ। आज मुझे 10 वर्षों में हमने कोई एमएलए एमपी से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ क्षेत्र के विकास के लिए। तो उसके अंदर में क्या है कि हम तो उसके बावजूद अपने सीमित साधनों के अंदर, सीमित फंड के अंदर सर्वश्रेष्ठ काम दिए हैं पब्लिक को, जनता को, नागरिकों को। इसलिए भाई कि क्षेत्र के अंदर बड़ा बाज़ार में आप कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं ऐसा नहीं, बड़ा बाज़ार में मेंटेनेंस ज़रूरी है। बड़ा बाज़ार के अंदर आपको हर समय सजग रहने की आवश्यकता है। हम सजग रहते हैं, इसलिए जनता हमें चुनती है। और विधानसभा का चुनाव देखते हुए अभी जो काउंसिलर कोलकाता का चुनाव होगा सर, आपको लगता है बीजेपी पिछले की अपेक्षा कितना बेहतर माने करेगी अपना काम, या कितना सीट और लाएगी इस बार? देखिए, विधानसभा में बीजेपी का रिजल्ट कहाँ खराब हुआ? 2 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों ने मत दिया, 3 से 77 पर पहुँचे। मेरे को तो यहाँ के टीचरों का पता ही नहीं, जो राजनीतिक पंडित है वो कैसे नंबर जोड़ते हैं। अगर मैं 3 नंबर का विद्यार्थी था और 77 लाया, उसको तो स्टार मार्क बोलते हैं। कैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं? हमने टारगेट रखा था विधानसभा में। हर कोई व्यक्ति, हर कोई राजनीतिक दल अपना एक टारगेट रखता है, हर व्यक्ति अपना टारगेट रखता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि परिपूर्ण हो जाए, लेकिन एक लक्ष्य रहना चाहिए। वो लक्ष्य रखा था और उस लक्ष्य के बराबर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर लोगों का जन समर्थन प्राप्त हुआ। तो सर इस बार मैंने काउंसिलर में कितनी सीटें ले पाएगी? मैंने तो 3 से 77 हुए हैं, प्रधान विपक्षी दल हुए हैं, हम हारे कहाँ? जनता तो हमारे साथ है। 2 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया टीएमसी को, 2 करोड़ 80 लाख लगभग लोगों ने वोट दिया। 50 लाख वोट ही तो 294 सीटों पर, जबकि टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस सारे एक कुनबे में आकर के सांप और नेवले के साथ एक साथ, और हम अकेले लड़ रहे हैं। तो हमारा स्थिति तो अच्छा ही है, जन समर्थन है, तो इसमें भी जो है आज रिजल्ट अच्छा होगा।
बहुत सर, ये तो खैर निकाय चुनाव है, लेकिन एक थोड़ा सा नेशनल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। यूपी में क्या होगा 2022 में? वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, मेरी सोच नहीं है। हम तो देखिए झाड़ूदार हैं, जनता ने मुझे यहाँ पर झाड़ू पकड़ाया। वो मैं राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ और उस पर मैं कोई प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन एज ए विजय ओझा मैं जितना जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर, चूँकि हमारा बहुत उत्तर प्रदेश जाने का अवसर प्राप्त होता है, तो वहाँ जो काम हुआ है जनता उनके साथ है। जब जनता उनके साथ है तो रिजल्ट आप खुद सोचिए। तो इस बार कैंपेनिंग करने आप भी जा रहे हैं? नहीं, ऐसे हम कोई स्टार प्रचारक तो है नहीं, कोई ऐसा सेलिब्रिटी है नहीं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हमको बुलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विजय ओझा जी, जिन्होंने अपने लगातार 10-11 सालों का अपना लेखा जोखा बताए हैं, जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मेरे नेच को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें।